तो आज जो बातें आप लोगों के साथ में बतलाने जा रहे हैं या फिर आपको समझाने जा रहे हैं, ठीक आप लोग जो पीछे पढ़ चुके थे, जो पिछला वीडियो था आप लोगों के जस्ट उसी के आगे से हम लोग आज इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है, और साथ में आज समझने की कोशिश करेंगे कि जो पार्ट 2 है हम लोगों का, पार्ट 1 का, ठीक है, पार्ट 1 का मतलब हो गया कि जो लेसन नंबर 1 है उसका पार्ट 2 अभी हम लोग बातें करने जा रहे हैं। जो अभी हम लोग के पास में चल रहा था रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, तो उसी में आज हम लोग बातें करेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। समीकरण का मतलब क्या होता है, मैथ में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, समीकरण, ठीक है, समीकरण एक ऐसा होता है जो दोनों को इक्विवेलेंट करने की मतलब क्षमता रखता है। समीकरण का मतलब होता है LHS RHS के बारे में आप लोग देखे होंगे। एक थोड़ी सी आपको जानकारी दे देते हैं, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मैथ में आप लोग पढ़े होंगे कि अगर आपके पास में 3x प्लस में 4 हो, ऐसे करके हो, तो हम इसको बोलेंगे कि ये आपका समीकरण नहीं है, क्योंकि आपका इक्वल टू के उस साइड या फिर बराबर के उस साइड कोई भी पोर्शन आपको दिखता नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, गणित की भाषा में बोलेंगे बहुपद। ठीक है, गणित की भाषा में इसको बोलते हैं बहुपद। लेकिन अगर सेम रहे 3x प्लस में कितना रहे 4 इज इक्वल टू कितना रहे यहाँ पर 0, या फिर कुछ और भी नंबर रहे, ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि x का स्क्वायर 4x प्लस में कितना रहे 5, या फिर इक्वल टू इधर हम लोग दे लेते हैं और उसके बाद में इधर 5 हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मेरा मतलब है कि अगर कोई चीज मेरे पास में बराबर के बिना ही है गणित की भाषा में, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, बहुपद। लेकिन अगर वहां पर आपको बराबर दिख रहा है, बराबर का मतलब है कि इधर का LHS वाला पोर्शन उधर वाले के और बराबर में होगी, जो कि आपको क्लास जो 10th का जो मैथ में आपको इस सब के बारे में जानकारी होगी और पढ़ने का मतलब उस टाइम पे आप लोगों को बतलाया जाएगा। तो आज जो हम लोग बातें करने जा रहे हैं वो विज्ञान में देखेंगे कि समीकरण होती कैसी है, और साथ में समीकरण होता है तो कितने प्रकार की होती है, या फिर समीकरण के जो प्रकार है, ठीक है, उसमें क्या कुछ और भी जानने की जरूरत है। तो ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके एग्जाम में आती है। ये वेरीज करते रहता है, कभी ये 2 नंबर का तो कभी कुछ और ही नंबर का पूछ देता है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या चीज है कि पहले जब भी कभी कोई रिएक्शंस होती थी, अभिक्रिया होती थी, तो उसको वर्बली बोल के निकल जाते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मेरे पास में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम मिलाएंगे किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, तो बन क्या जाएगा, जल बन जाएगा। ठीक, लेकिन अगर हम उसी को इक्वल करने की कोशिश करें, इक्वल करने का कोशिश का मतलब क्या चीज है कि हम उसको मतलब कि इक्वेशन में लिखना स्टार्ट करें, समीकरण में लिखना स्टार्ट करें। जैसे कि आपको शॉर्ट में बतलाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास में हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ पर क्या लिखे, हाइड्रोजन लिख दिए। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन अगर हम किसके साथ में मिलाते हैं, ऑक्सीजन के साथ में मिलाते हैं, ठीक है, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो आपका होगा जल। क्या चीज होगा, जल। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसको हम एक और भी तरीके से उतार सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन को हम लोग क्या चीज लिखेंगे, H2, और जो मेरे पास में क्या चीज है, ऑक्सीजन है, इसको हम लोग लिखेंगे O2। बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा इसको हम लोग बोलेंगे जल। जल का जो फॉर्मूला होती है वो आपका हो जाता है H2O। ठीक है, अब जानते हैं यहां पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो मालूम चलेगा कि इसको तो हम एक अलग प्रकार से लिख दिए। जहां पर पहले हम शब्द का इस्तेमाल करते थे, अब एक संकेत का इस्तेमाल करके लिख रहे हैं। तो जी हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा समीकरण, शब्द समीकरण के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये आपका शब्द समीकरण नहीं है, ये आपका संकेत समीकरण है, क्योंकि हाइड्रोजन लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, स्पेलिंग की दिक्कत है। ठीक है, बस H2 लिख के निकल जाइए, काम सारा का सारा हो जाएगा। जो इससे भाव उत्पन्न होती है, जो इसको समझने वाला है, सारा कुछ इसी में हम लोग का निपट जाता है। यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण में लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको समीकरण की कुछ भावनाएं पता चल रही होगी, बीच में इक्वल टू टाइप का है, उधर भी कुछ है, इधर भी कुछ है। ठीक है, ऐसा ही वहां पर भी था। ठीक, अब देखिए इसको हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो अगर हम उसको शब्द में लिखे हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, शब्द समीकरण, शब्द समीकरण। लेकिन वही समीकरण को अगर हम संकेत में लिखना स्टार्ट कर दिए हैं तो इसका नाम हो जाएगा संकेत समीकरण। ठीक है, क्या बोलेंगे, संकेत समीकरण। ठीक है, और इसी में से कल आप लोगों को बतलाए थे कि जो इधर का पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक, और जो उधर की पोर्शन होती है उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले की जो
पदार्थ होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं अभिकारक, और जो हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है उसके बाद जो हम लोग को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी इसकी जगह पर क्या थी, घटनाएं थी, जो कि हम लोग पढ़ेंगे किसके पास में, रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण में देखिए कि जब भी कोई भी अभिक्रिया को हम लोग एक समीकरण के वे में या फिर समीकरण की भांति लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। रासायनिक समीकरण को लिखने की कितनी विधियां हैं, दो, एक शब्द समीकरण और एक है संकेत समीकरण। ठीक है, शब्द समीकरण का मतलब होता है हम उसको शब्दों में लिखना स्टार्ट कर दे। ठीक है, और एक होती है संकेत समीकरण। संकेत समीकरण का मतलब हो गया कि अब हम उसको संकेत में लिखना स्टार्ट कर दें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, आगे चल के इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलने मतलब देखने का मौका मिल जाते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि आखिरकार जो मेरे पास में रासायनिक समीकरण है, केमिकल इक्वेशन है, क्या इसके कुछ और भी पार्ट्स होते हैं क्या, तो मालूम चलेगा कि नहीं, इसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक को बोल देंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, और जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है इसको हम लोग बोलते हैं असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तो हम लोग उसके बारे में बातें करते हैं, साथ में समझते हैं कि क्या हम इसको एक तो दूसरे पर एक्सचेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसके प्रकार में आ जाएंगे, इसके टाइप्स को पढ़ेंगे कि आखिरकार जो रासायनिक समीकरण है उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो रासायनिक समीकरण के कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक का नाम क्या चीज है, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या नाम है, संतुलित रासायनिक समीकरण। और एक का नाम है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे कि किसको बोलेंगे संतुलित और किसको बोलेंगे असंतुलित। अभी एक एग्जांपल से हम समझा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि इसका एग्जांपल में हम लिख रहे हैं कि H2 यानी हाइड्रोजन, O2 का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, मिलके क्या चीज बनाएगा, H2O बनाएगा। ठीक, क्या बनाएगा, H2O। ध्यान से देखिएगा, जो रासायनिक समीकरण थे उनके कितने टाइप्स हो गए, दो। एक का नाम क्या हो गया, संतुलित, एक का नाम क्या हो गया, असंतुलित। ठीक है, अगर हम इसके बारे में देखें तो इसका एग्जांपल एक हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि अगर हम इसको दो भागों में बांट दें, इसको बोले LHS, ठीक है, और इसको हम लोग क्या चीज बोलेंगे, RHS बोलेंगे। ठीक है, LHS का मतलब हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब हो जाता है राइट हैंड साइड। ठीक है, ये बातें आप लोगों को आती होगी लेकिन बतलाती है। ठीक है, अगर हम इधर देखें हाइड्रोजन की जो नंबर से हाइड्रोजन की संख्या है, तो हाइड्रोजन यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो परमाणु की संख्या यानी कितने यहां पर है, टोटल नंबर कितना है, तो यहां से मालूम चल रहा है ये 2 है, यानी कि हाइड्रोजन इस साइड है, मेरे पास में कितना है, 2। साथ में देख रहे हैं कि मेरे पास में क्या चीज है, O भी है। O का मतलब होता है ऑक्सीजन, यानी ये कितने हैं, मेरे पास 2 है। लेकिन अगला हम लोग देखते हैं कि जो मेरे पास H है उस साइड में वो कितना है, 2 है, लेकिन जो O है वो मेरे पास कितना है, तो मालूम चलता है 1 है, क्योंकि यहां पर कोई नंबर्स लिखा गया नहीं है। कोई भी नंबर्स लिखा गया नहीं है, मतलब है कि यहां पर जो इसकी नंबर्स होगी वो 1 होगा। यानी कि आप ध्यान से देखिए कि H मेरे पास में 2 था, इधर भी H मेरे पास 2 है, उधर भी, यानी LHS और RHS में दोनों में आपको देखने का मौका मिल जाएगा कि जो मेरे पास H है, हाइड्रोजन है, वो दोनों और इक्वल है। लेकिन अगर हम O के बारे में बात करें तो इधर है आपके पास में 2, यानी LHS की और आपके पास में 2 है, लेकिन RHS की और आपके पास कितने मिल जाते हैं, मात्र 1 है। तो बताइए कि क्या यहां पर इक्वल है, बराबर है, नहीं है। अब बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब हम लोग इसको समझेंगे कि किसको बोलते हैं, संतुलित। मान लेते हैं इसी का एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास में क्या चीज आ गया, H2 आ गया, साथ में क्या चाहिए, O2 है, बनाएगा क्या चीज, H2 है। ठीक है, लेकिन इस अभी जो हम लोग लिखे हैं वो तो इसी का एक रूप, ठीक है, लेकिन हम लोग को बात करना है किसके बारे में, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में बातें करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, H2 की जगह H2 ही रहेगा, O2 की जगह क्या चीज आ जाएगा, O2 ही आ जाएगा। साथ में हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, H2O, और यहाँ पर लगा देंगे 2, और इस जगह पर भी कितना लगा देंगे, 2। अब यहाँ पर आप ना काउंट करके देखने की कोशिश कीजिएगा। इधर वाले जो पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं LHS, उधर वाले जो पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं, उधर वाला जो पोर्शन होगा इसको हम लोग बोलेंगे RHS।
ठीक है। इधर वाले जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं LHS, उधर वाले जो पोर्शन है उसको हम लोग बोलेंगे RHS। अगर इधर तुम हाइड्रोजन की संख्या को देखो तो मालूम चलेगा कि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 था, लेकिन आगे हम कितना लगाए हैं 2। और इस बात को हमेशा समझिएगा कि जब आगे आपके पास में 2 है और इसके बॉटम में भी 2 है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मतलब कि 2 को हम 2 के साथ गुना करेंगे, यानी कि हाइड्रोजन इस जगह पर कितने हो जाएंगे 4। इधर देखिए O मेरे पास में कितने हैं 2, तो O की जगह पर हम कितना लिखेंगे 2 लिख देंगे। ये सारे के सारे जो बातें हो गई वो हो गया आपका LHS का। RHS में बात करें तो H आपके पास में जो H है आपके पास में वो कितने हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अभी आपको एक बात बतलाए थे कि आगे कितना है 2 है, फिर इसके पास कितना है 2 है। तो जब इस प्रकार की संख्या होती है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 को 2 के साथ में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर हम O के बारे में बात करते हैं, O का मतलब हो गया ऑक्सीजन। O यहाँ पर कितना है, तो आगे देखिए जब यहाँ पर हम 2 लिखे हैं तो यानी ये 2 इसका भी है और ये 2 आपका इसका भी है। जो ये 2 था वो इसका भी था, यानी कि H का भी था, और ये 2 आपका इसका भी था। ये उसी प्रकार से है जैसे गणित में जब हम लोग पढ़ते हैं 2x प्लस में कितना होता है 4। क्लास 8 में आप लोग इस प्रकार की जो बातें पढ़ना स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है। तो आप देखिएगा कि 2 का मल्टीप्लाई x के साथ में तो करते ही है, लेकिन 2 को हम लोग 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो बस सेम केस आपको यहां पर भी देखना है कि 2 अगर है आगे तो ये h का भी है और 2 आपका O का भी है, यानी कि इस 2 को O के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी O कितना है यहाँ पर 2। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो मालूम चल रहा है कि हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 4 है, उधर भी कितना है 4 है, जो O है वो कितना है इधर 2 है, इधर भी O कितना है 2 है। तो आप देखिएगा इधर आपका बराबर है LHS और RHS, जबकि यहां पर LHS और RHS बराबर नहीं था। जब LHS और RHS बराबर नहीं था तो इसको हम लोग बोलते थे असंतुलित रासायनिक समीकरण, लेकिन जब यहां पर LHS और RHS दोनों बराबर हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि आखिरकार जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है, इससे हम लोग कैसे एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाएंगे। ये आपके एग्जाम में आती है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए हमको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा। तो अभी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स का प्रैक्टिस करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि कहां पर किस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग बातें करने जा रहे हैं वो आपका होगा टोटली किसके बारे में, संतुलित रासायनिक समीकरण। और रासायनिक नहीं लिखे ना, रासायनिक समीकरण। तो इसमें हम लोग एक बात ध्यान से देख रहे हैं कि इसका LHS पोर्शन और RHS पोर्शन आपस में क्या चीज है, बराबर। यहां पर एक क्वेश्चन उठते है कि आखिरकार ये बराबर करना क्या जरूरी है, या फिर बराबर कर रहे हैं तो क्या इसके पीछे कोई मोटो या फिर किसके बेसिस पर कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 3 में, जब आप लोग पढ़ रहे थे अणु के बारे में, ठीक है, अणु और परमाणु के बारे में, आई थिंक हाँ उसी में बात कर रहे हैं, ठीक है। अणु और परमाणु के बारे में जब बातें कर रहे थे तो वहां पर एक रूल आया था, नियम आए थे, उसको हम लोग बोल रहे थे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ये बातें आपको याद होगी, ठीक है। तो अगर कोई भी मेरा रासायनिक समीकरण बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ रहा है, ठीक है। इसका कोई तो कारण होगा कि आखिरकार नहीं बराबर है और हमको बराबर करना पड़ रहा है, तो किसके बेसिस पर करेंगे। तो वो जो बेसिस होगा या फिर जो आधारभूत होगी वो हम लोग करते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार। अब बहुत बच्चे लोग ऐसे होंगे जो उस बातें को आप लोग पढ़े नहीं होंगे, तो आपको हल्का से यहाँ पर रिकॉल करवा देते हैं कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम था उनका कहना था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले जो पदार्थ हैं और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बनेगा, दोनों का जो द्रव्यमान होगा, दोनों का जो मास होगा वो आपस में बराबर होगा, ठीक है। ये बातें आपको उस जगह पर बतलाई गई थी, ठीक है। तो यानी कि कोई पूछेगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसके आधार पर हम लोग करते हैं या फिर करना क्यों जरूरी है, तो हम लोग बोलेंगे क्योंकि ये द्रव्यमान संरक्षण के जो नियम है उसके आधार पर हम लोग इसको करते हैं। अभी एक एग्जाम्पल हम लोग लिए थे। एग्जाम्पल आपके पास में क्या चीज था, H2 प्लस में क्या चीज था O2, डेस में आपके पास क्या चीज था H2O। साथ साथ में आप भी प्रैक्टिस करते जाना कि कैसे हम इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले देखो कि क्या ये बैलेंस है, तो मालूम चलेगा कि ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि इधर जो हाइड्रोजन है वो आपको कितना दिखाई देगा 2, उधर हाइड्रोजन कितना दिखाई देगा 2। ये बात हम लोग भी जान रहे हैं।
लेकिन इधर जो O है, O कितना आपको दिखाई दे रहा है 2, लेकिन इधर जो O है वो आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब यहां पर कितना होगा 1 होगा। तो यहां पर देख रहे हैं एक और मेरे पास में जो O है वो 2 है, जबकि एक और मेरे पास में जो O है वो 1 है, तो बराबर नहीं है। उसी को बराबर करने के लिए हमको कुछ काम करना होगा। ध्यान दीजिए इस जगह पर मेरे पास O था, चलिए इसको हम लोग एक बार फिर से उतार के बना दे रहे, ताकि मेरे पास H2 है, प्लस में क्या चीज हो जाएगा O2 है, डेस क्या चीज हो जाएगा H2O है। ध्यान से देखिएगा मेरे पास O है वो कितना है 2 है, इधर मेरे पास O कितना था 1 था, तो 2 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आगे इसको 2 से गुणना करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही हम यहां पर 2 बैठाए ना, ठीक है, जैसे हम यहां पर 2 बैठाए, बहुत बच्चा लोग बोलेगा अच्छा सर इस जगह पर 2 था, एक काम करते हैं 2 इस जगह पर बैठा सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, जो भी संख्या आप बैठाइएगा अपने से, ठीक है, कभी भी इस जगह पर आप बैठा नहीं सकते। आप जब भी बैठाइएगा तो आगे आपको बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि हमको 2 की जरूरत है, इसलिए हम लोग कितना से इसको गुणा कर दिए, 2 से गुणा कर दिए। अभी कुछ टाइम पहले आपको बतलाया था कि ये जो 2 है वो चलो इसका तो हो गया, लेकिन ये 2 इसका भी है, मतलब अब ये हाइड्रोजन आपका कितना दिखाई दे रहा है 4 हो गया, क्योंकि 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4, यानी कि आपके पास में जो हाइड्रोजन है वो आपका अब कितना हो गया है 4 हो गया। तो इस हाइड्रोजन को 4 करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो 2 पहले से ऑलरेडी है भाई, तो हम क्या करेंगे 2 से इसको गुणा कर देंगे। और ऐसे करके हम लोग वहां पर एक एग्जांपल के सहायता से आपको समझाने की कोशिश कर लिए थे। ठीक है, अगला हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं N2 नाइट्रोजन, मेरे पास में क्या चाहिए H2 हाइड्रोजन, बनाएगा क्या चीज NH3। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगा तो बतला दे रहे हैं। N2 का मतलब है नाइट्रोजन, H2 का मतलब है हाइड्रोजन, NH जो 3 है उसका मतलब हो जाता है अमोनिया। क्या चीज हो जाती है अमोनिया। तो अब हम लोग देखेंगे क्या ये मेरा संतुलित है, बैलेंस है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो N है वो कितना है, तो बोलेंगे 2 है, लेकिन इधर जो N है वो कितना है, बोलेंगे 3। ना 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 ना, इसके पास देखना N के पास में कितना है, बोलेंगे कुछ नहीं है वहां पर, और कुछ नहीं है मतलब कितना वहां पर 1 है, यानी कि इधर आपके पास N कितना दिखाई दिया 2, उधर N आपको कितना दिखाई दे रहा है 1, बराबर तो है नहीं। अच्छा चलो ये बराबर नहीं, अगला तो देखते हैं। हाइड्रोजन आपके पास में कितना है 2, लेकिन वहां जो H है वो कितना आपको दिखाई दे रहा है 3, तो एक साइड में आपके पास में 2 है और एक साइड में आपके पास कितना है 3, तो क्या ये बराबर है, क्या नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो ये किस प्रकार की हो जाएगी, असंतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगी। और उसको आपको बैलेंस करने के लिए क्या काम करना होगा, ध्यान से देखिए। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक बार फिर से इसको उतार लेते हैं। आपके पास में क्या चीज हो गया, N2 हो गई, आपके पास में क्या चीज हो जाएगा H2 हो जाएगा, बनाएगा क्या चाहिए यहाँ पर अमोनिया बनाएगा, NH3 बनाएगा। ठीक है, ये आपका कितना है 3। अब ध्यान दो, नाइट्रोजन मेरे पास कितना है 2 है, इधर जो मेरे पास में नाइट्रोजन था वो कितना है 1 है, तो इसको 2 बनाने के लिए हम लोग आगे कितना से गुणा करेंगे 2 से। जैसे ही हम आगे 2 से गुणा किए, नाइट्रोजन मेरा कितना हो गया 2, ये दोनों मेरा तो बराबर में आ गया। लेकिन दिक्कत कहां पर आई मालूम है, कि जो मेरे पास हाइड्रोजन है वो 2 और इसके पास पहले से कितना था 3, दोनों को जोड़ना नहीं है, गुणना करनी है। 2 को 3 से गुणना करेंगे तो हाइड्रोजन के पास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 6, एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि 2 को ये हम इसको एक बार इससे गुणना करते हैं और एक बार हम लोग इसको इससे गुणना करते हैं। तो इसके पास कुछ नहीं था तो 1 था, तो 2 को 1 से गुणना करेंगे तो नाइट्रोजन में कितना हो गया 2 हो गया। अब 2 को हम हाइड्रोजन के साथ में गुणना करने जा रहे हैं, तो हाइड्रोजन के पास में पहले से कितना था 3 थी, यानी कि 2 को 3 से गुणना करेंगे कितना हो जाएगा 6, यानी इधर हाइड्रोजन कितना हो गया मेरा 6 हो गया। क्या मेरे पास यहाँ पर 6 है, 6 नहीं, मात्र कितना है 2 है, तो 2 को क्या हम 6 बना सकते हैं, तो बोलते हैं हाँ बना सकते हैं। अगर हम इसको कितना से गुणा कर दें 3 से, कितना से गुणा कर दें 3 से, अगर जैसे हम 3 से गुणा करते हैं तो ये कितना बन जाएगा 6 बन जाएगी। ठीक है, तो इसी सब के बारे में हम लोग इसमें बातें कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अगला में हम लोग मिलते हैं। और ये आपका इस प्रकार से एग्जाम्पल्स हो गया, कुछ और भी एग्जाम्पल्स के बारे में अभी आप लोगों को बतलाया जाएगा। ठीक है।